ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। चेक वितरण को लेकर किसानों ने लेखपालों पर लगाए मनमानी के आरोप। फसल में हुए नुकसान की भरपाई के चेक के बदले मांग रहे हैं कमीशन। न्यू आगरा थाने पर हुए एबीवीपी प्रकरण के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपाइयों ने बनाया प्रतिष्ठा का सवाल। संघ पदाधिकारियों के साथ तय की रणनीति। भीमनगरी आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने दिखाई अपनी सजगता। आयोजन स्थल का किया निरीक्षण, समिति को दिया सुरक्षा का आश्वासन। और बीएसएनएल की देशी विदेशी पर्यटकों को एक विशेष सौगात। आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों पर वाईफाई की सुविधा होगी उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। भीमनगरी आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने दिखाई चौकसी। फायर पुलिस की टीम ने आयोजन स्थल का मुआयना कर समिति के लोगों से इंतजामों पर चर्चा की, जहां उन्होंने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सुझाव दिए और कार्यक्रम वाले दिन पूरे प्रबंध किए कराए जाने की बात कही। 14 अप्रैल से सजने वाली भीमनगरी को लेकर समिति के साथ साथ सरकारी विभागों के लोगों ने भी कवायदें शुरू कर दी है, जिनके सहयोग से ये 3 दिवसीय आयोजन संपन्न होना है। पंचकुइया में इसके लिए विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। मौके की नजाकत को भांपते हुए फायर पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और कार्यक्रम के स्वरूप की जानकारी जुटाई। संस्था के लोगों ने उन्हें जरूरी इंतजामों का खाका बताया और उस पर कार्रवाई की उम्मीद जताई। हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है और सरकारी जो विभाग हैं अपने हिसाब से हर जो है विभाग, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड है और आपका ट्रैफिक है, नगर निगम है, अपने कामों को सब अंजाम दे रहे हैं और संतुष्ट हैं जी। ये सुरक्षा की दृष्टि से कहीं आग ना लग जाए, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो जाए। तैयारी हमारी है, सब बढ़िया चल रही है। काम हमारे मंच के शुरू हो गए और आज मतलब ये फायर ब्रिगेड वाले भी आए हमारे पास मिलने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखने के लिए। ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए थे हमारे, उन्होंने बताइए आपकी बारात शोभा यात्रा बारात कहाँ कहाँ होकर निकलेगी, किधर से जाएगी, आपका हाथी कहाँ पहुँचेगा। कमेटी पदाधिकारी धर्मपाल ने बताया कि 15, 16, 17 अप्रैल को 3 दिन तक यहां दलितों का विशाल जनसमूह उमड़ेगा, जिसमें प्रशासन से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है। मुआवजे के चेक वितरण में लेखपालों की मनमानी पर किसानों ने उनकी जमकर की धुनाई। मामला तहसील खेरा करता है, जहाँ किसानों की नष्ट हुई फसल के लिए सरकार द्वारा मुआवजे के चेक प्रदान किए जा रहे थे, लेकिन लेखपाल द्वारा 10% कमीशन मांगने पर किसान भड़क गए और सबने मिलकर लेखपाल की रसीद काट दी। उनका आरोप है कि बगैर पैसा लिए लेखपाल कोई काम नहीं करते। जनपद में किसानों के जख्मों पर प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे मरहम पर विभागीय लोगों की नीयत खराब हो रही है, जो राहत राशि में भी हिस्सा देने का दबाव बना रहे हैं। तहसील खेरागढ़ में इस मामले ने उस समय खूब बवाल कराया जब स्थानीय लेखपालों ने मुआवजे के वितरण में भी रिश्वत की मांग कर दी। किसानों की माने तो लेखपाल दामोदर मुआवजा दिलाने के नाम पर 10% हिस्सा मांगता है। आप बता सकते हैं, ये लोग तो जितने हैं जो साथी बता रहे हैं, आपको गलत शब्दों का भी अधिकांश दिन से ये लोग खड़े हुए हैं, चेक इनके जो बन चुके हैं, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इनके चेक तहसील में है, अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ और वाकया केवल एक लेखपाल का नहीं है, अन्य कई लेखपाल भी गरीब किसानों से कोई भी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करते हैं। आदमी है कि उन्होंने हमारे खेतों जाने का रास्ता है, उस रास्ते में प्लॉटिंग कर दी और मकान बनवा दिए, कोई रास्ता नहीं समय। पहली बात। दूसरी बात ये, अभी जो राहत के लिए पैसे आए हैं भारत में, जो ओलावृष्टि वाले, उसमें अभी उनको जो पैसे दे दिए इन लोगों ने, उनके चेक आ गए। चेक तो उन पर 2 बीघा जमीन है, 14,000 का चेक है। मैं 22 बीघे काश्तकार हूँ, 1 पैसे का चेक नहीं है। इंक्वायरी के लिए बोलते हैं हमसे, इंक्वायरी करने जाते हैं, अब तो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो, जैसे कहते हैं कि भुट्टा ले ले मेरे से, पैसे नहीं है तो। अगर पैसे देते उनको तो काम होगा, पैसे नहीं दिए तो भुट्टा ले लो उनसे। 10%। ऐसे में कुदरत की मार से कराह रहे किसानों को लेखपालों की ये हरकत रास नहीं है। लोगों की माने तो गुस्साए ग्रामीणों ने लेखपाल दामोदर और विमल जैन पर जमकर अपना गुस्सा उतारा।
तहसील खेरागढ़ में भगवान की नाइंसाफी के बाद प्रशासन ने भी नहीं दिखाया किसानों पर रहम। ये कहना है उन किसानों का प्रशासन द्वारा तैयार की गई मुआवजे की सूची में जिनका नाम शामिल नहीं किया गया है। गुस्साए किसान अपनी खराब फसल लेकर तहसील में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। पूरे देश में किसानों की बदहाली से कोई भी नावाकिफ नहीं है, लेकिन तहसील खेरागढ़ के तहसील प्रशासन को शायद इन किसानों की ये खराब फसल नजर नहीं आई। बेचारे किसानों में प्रशासन की नजरअंदाजी से भारी नाराजगी है, जिसके चलते विभागीय लोगों की आंखें खोलने वो तहसील जा पहुंचे और खराब हुई फसल दिखाकर उनकी आंखें खोलने की कोशिश की। गांव के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी लिस्ट में नाम दर्ज किए जा रहे हैं और वो कार्रवाई 3 दिन बाद होगी। तो ये नहीं साढ़े 3 होगी। तो कितने दिन से हम ये मतलब कर सकते हैं, मतलब आप कितने दिन तक? दरअसल बीते दिनों प्रमुख सचिव ने भी गांव-गांव जाकर चेक बांटे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक मुआवजे से महरूम किसानों की किसी ने नहीं सुनी। इस हंगामे के बाद तहसील प्रशासन ने 2 दिन में चेक बांटने का भरोसा दिया है। ज्ञापन दिया 4,000-5,000 रुपए तो मिलने हैं, सरकार को मिलने चाहिए। अभी हमारे गाँव में पड़ताल ही नहीं हुई। क्या आपने किसको दिया? तो वो लिस्ट बन रही है। दरअसल भीषण ओलावृष्टि और बेमौसम की बरसात ने गरीब खेतिहरों की कमर तोड़ कर रख दी है, जिनके सामने अब खुद की रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और ऐसे में प्रशासन भी नजरअंदाजी कर उनके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। शुक्रवार को न्यू आगरा थाने पर हुआ बवाल भाजपा के लिए अब चुनौती बन गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपाई संघ पदाधिकारियों से मिलकर पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि एबीवीपी कार्यकर्ता यूपीपीसीएस चेयरमैन अनिल यादव के आवास पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियों के शिकार हुए थे। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कमलानगर में प्रदर्शन कर रहे थे। यूपीपीसीएस चेयरमैन अनिल यादव के घर पर प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी पदाधिकारियों की पुलिस से तीखी झड़प हुई थी। अनिल यादव समर्थकों ने एबीवीपी नेताओं को दौड़ा कर पीटा था। पुलिस ने मौके से कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एबीवीपी नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर भाजपा नेता न्यू आगरा थाने पर पहुंच गए थे। पुलिस ने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं समेत भाजपाइयों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कल जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ गुंडागर्दी अनिल यादव के गुंडों ने किया, पुलिस इस केस को टोटली एक तरफा ले जा रही है और वही भाषा बोल रही है जो अनिल यादव के परिवार के लोग बोल रहे हैं। टोटली सत्ता के दबाव में, चूंकि अनिल यादव मुख्यमंत्री जी के नाम के बाद है, तो उनको बचाने का काम कर रही है। पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता अब आगामी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ कार्यालय माधव भवन पर मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बनाई गई। भाजपा महानगर अध्यक्ष नागेंद्र गामा ने सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए भाजपा नेता ने पुलिस को प्रदेश सरकार की कठपुतली बताया। फिलहाल शुक्रवार का बवाल भाजपा नेताओं के लिए मुसीबत बन गया है। ग्वालियर रोड के सेवला सराय में नाले की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पीड़ित व्यापारियों ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य वित्ताधिकारी से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। व्यापारी नेताओं ने इस मौके पर सपा सरकार पर व्यापारियों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा नाला व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गया है। वर्षों से दुकान चलाकर रोजी रोटी कमा रहे व्यापारियों के समक्ष अब संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम इन दुकानों को अवैध बताकर ध्वस्त करना चाहता है। शनिवार को पीड़ित व्यापारी भाजपा नेताओं के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे। विकास भवन पहुंचे व्यापारियों ने सीडीओ से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। यहाँ पर सेवला जो गोपालपुर का मामला है, वहाँ पे एक नाला का निर्माण हो रहा है। वहाँ के 80 दुकानें उस नाले से प्रभावित हो रही हैं, जबकि ये दुकानें 1940 और उससे पहले से ये लोग खरीद के अपनी अपनी संपत्ति है, वो की इनकी निजी है। नाले के निर्माण के जबकि दूसरी साइड में रोड की काफ़ी लंबी जगह है, 50-60 फुट जगह है, लेकिन अधिकारी पता नहीं किस दबाव में इन दुकानों को तोड़ना चाह रहे हैं। उनका मतलब क्या है, इसे पता नहीं चल रहा। देखिए, सपा सरकार में पुराना इतिहास भी इस बात का गवाह है कि व्यापारियों को उत्पीड़न हमेशा से रहा है और इस बार तो जो अखिलेश सरकार से यूपी की जनता एक भरोसा लेकर उसको चुना था, वो व्यापारियों के साथ इस तरीके से उन्होंने लूट मार खसोट मचा रखी है, इसका
हर जगह व्यापारियों का ही उत्पीड़न हो रहा है। मेरी समझ में तो व्यापारियों का उत्पीड़न कम हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी मानसिकता के लोग हैं उनका उत्पीड़न ज़्यादा किया जा रहा है बजाय व्यापारियों के नाम पर उत्पीड़न नहीं हो रहा है, सिर्फ इस नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है कि ये जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापारी नेता बांके बिहारी अग्रवाल ने सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को व्यापारी विरोधी सरकार बताया। भाजपा महानगर अध्यक्ष नागेंद्र दुबे गामा के मुताबिक मुख्य विकास अधिकारी ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। समस्या का समाधान न होने पर पीड़ित व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय निवासी नाले के विरोध को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीएसएनएल जल्द ही शहर के स्मारकों पर हॉट पॉइंट वाईफाई सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके चलते आगरा के मुख्य स्मारकों पर आने वाले सैलानियों को भी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर स्मारकों पर भी ये सेवा शुरू कराई जाएगी। अब तक तो आपने रेलवे स्टेशन पर ही वाईफाई सुविधा का लाभ उठाया होगा, लेकिन अब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल सैलानियों को लुभाने के लिए शहर के 2 खास स्मारकों यानी ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में जल्द ही वाईफाई फ्री सेवा शुरू कर दी जाएगी। ये जानकारी बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने ताज न्यूज को दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सेवा कुछ समय के लिए मिलेगी, जिसके बाद काफी कम दरों पर उपभोक्ताओं से मूल्य वसूला जाएगा। फर्स्ट फेज में हॉट स्पॉट जो अभी तक डिसाइड हो चुका है, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, इन दोनों पे काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। इसके अलावा पूरे एसएसए में और जहाँ पर भी इस टाइप से पर्यटक स्थल हैं, स्मारक हैं, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, पर्यटन आते हैं, तो वहाँ पर भी हॉट स्पॉट की जो है के बारे में विचार किया जा रहा है। वहाँ पर भी हॉट स्पॉट्स, वाईफाई हॉट स्पॉट्स लगाए जाएंगे। फतेहपुर और ताजमहल की अगर बात करें तो शहर के जो 2 अहम ऐसे मोनूमेंट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है, तो कब तक ये सुविधा जो है लोगों को मिलती है? मेरे ख्याल से बहुत ही एडवांस स्टेज पे है। नज़र 1-2 महीने के अंदर में हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के अंदर में ये सेवा बहुत ही जल्द शुरू हो जाए। महाप्रबंधक ने ये भी बताया कि इन दोनों स्मारकों में वाईफाई सेवा शुरू करने के बाद अन्य स्मारकों में भी ये सेवाएं जल्द शुरू कर दी जाएंगी। आगरा नगर निगम पर भारी पड़ रही है विज्ञापन कंपनियों की मनमानी। जी हाँ, विज्ञापन एजेंसियां बिना अनुमति के ही रूफटॉप यानी छत पर विज्ञापन लगाकर जमकर पैसा कमा रही हैं, जबकि विज्ञापन एजेंसियों को निगम की ओर से कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाती। अब निगम अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ऐसी विज्ञापन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर को साफ सुथरा बनाए जाने को लेकर नगर निगम ने एमजी रोड पर भी रूफटॉप यानी छतों पर विज्ञापन लगाए जाने पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके विज्ञापन एजेंसियां मनमानी करते हुए बिना अनुमति के ही छतों पर विज्ञापन लगा अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस बारे में जब ताज न्यूज ने उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की तो वैसे विज्ञापनों की अनुमति न प्रदान किए जाने की बात कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसी विज्ञापन एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के विज्ञापन लगा रही हैं। पैसे से पैसे आ रहे हैं, एमजी रोड पे हमने पैसे लेने बंद कर दिए हैं और उन लोगों को निर्देश दिए कि एमजी रोड पे हम प्रतिबंध करने जा रहे हैं और प्रतिबंध कर भी दिया है। और 1-2 होर्डिंग बीच में लग गए थे, उन्हें हटवा भी दिया गया था। फिलहाल 1-2 और पाए गए तो बता दिया गया भाई हटा लीजिए। और हम जो नई नियमावली बना रहे हैं उसमें भी प्रतिबंध लगा रहे हैं कि एमजी रोड हम खाली छोड़ेंगे। एमजी रोड पर हम किसी प्रकार के नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सी साइडें खाली पड़ी हैं, बीच बीच में लगा देते हैं लोग, उनको हटवा दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हम इनको हटवाने की भी कार्रवाई करेंगे, इनसे बात चल रही है कि अपने स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से हटा लें। गौरतलब है कि रूफटॉप के विज्ञापन काफी खतरनाक होते हैं, जो तेज आंधी और तूफान में कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। यही कारण है कि निगम भी ऐसे विज्ञापनों पर अपनी अनुमति नहीं देता। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे विज्ञापनों से हादसे भी हो चुके हैं, फिर चाहे मामला कलेक्टर चौराहे का हो या ग्वालियर रोड का। बहरहाल निगम अधिकारी ऐसी एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। नगर निगम और यातायात की लापरवाही के चलते घंटों रहा दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग व वाटर वर्क्स चौराहे से ट्रांस यमुना कॉलोनी तक वाहन चालन जाम के झाम में फंसे रहे।
घंटों तक हजारों वाहनों के जाम के झाम में फंसे रहने की सूचना पर यातायात निरीक्षक और निगम कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तब कहीं जाकर देर शाम तक यातायात व्यवस्था सुचारू की जा सके। यूं तो जाम लगना शहर में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात हाईवे की हो तो समस्या विकराल हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब नगर निगम की नाला सफाई की पोल खोलते हुए शुक्रवार रात हुई बारिश के चलते हाईवे के नाले भी चौक हो गए। नाले चौक होने के कारण हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उस पर यातायात पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते हजारों वाहन इस जाम में फंसे रहे। वाटर वर्क से शुरू हुआ जाम ट्रांस यमुना कॉलोनी तक पहुंच गया। आलम यह था कि रामबाग की ओर से आने वाले सभी मार्ग पूरी तरह से चौक हो गए। घंटों हाईवे जाम की सूचना जैसे ही यातायात निरीक्षक और यातायात अधीक्षक को हुई, आनन फानन में यातायात निरीक्षक मौके पर पहुंचे और जाम में फंसे वाहनों को निकालने का काम शुरू हो सका। अधिकारियों को देखते ही सिपाही भी हरकत में आ गए और जाम को खुलवाने के लिए पसीना बहाने लगे। इस बारे में जब यातायात निरीक्षक यशपाल सिंह से बात की गई तो वो इसे निगम की लापरवाही का नतीजा बताते नजर आए। अभी रात में बारिश हुई है और बारिश होने के कारण जो रोड के किनारे वाले जो नाले थे, नाले चूंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नाले चौक हो चुके हैं, उसकी वजह से रोड से पानी बाहर नहीं आता है। तो जो थोड़ी रोड रह जाती है उस पर छोटे वाहन उसी साइड में जाना चाहते हैं, बड़े वाहन भी लगभग सूखे में ही निकलना चाहते हैं। जहाँ पानी है वहाँ को वाहन ना निकलने के कारण चूँकि रोड कम हो कंजेस्टेड हो जाती है, इसलिए यातायात निर्बाध रूप से नहीं चल पाता है। देखने में आता है कि ये वाटर का चौराहा जो है सबसे अहम चौराहों में शुमार है, जिसमें से आने वाला सारा ट्रैफिक इधर से ही आता है। क्या लगता है कि PSI या SCP जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं वो कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं? नहीं, हमारे पास जितने भी स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में हम लगाते हैं। उसके बाद भी क्योंकि यहाँ दबाव तो है और शहर का भी दबाव है, नेशनल हाईवे है, उधर जब कभी पानी की स्थिति आती है तब तो अक्सर ये स्थिति आ जाती है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में ट्रैफिक सामान्य रहता है। जल भराव के बारे में जब हमारी टीम ने उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की तो वो इसे वाटर वर्क्स पर चल रहे निर्माण कार्य को इसका कारण बताते नजर आए। उनका कहना था कि निर्माण के कारण नालों में मिट्टी जमा हो गई थी, जिसके चलते नाले चौक हो गए। अब कर्मचारियों को नाला सफाई के लिए भेज दिया गया है, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। बहरहाल लापरवाही किसी की भी रही हो, इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ा है। कई लोग नौकरी के लिए लेट हो गए तो कई छात्र छात्राएं समय से अपने कॉलेज नहीं पहुंच पाए। यातायात निरीक्षक और यातायात पुलिस अधीक्षक को अपने अधीनस्थों पर नकेल कसनी होगी, वरना हर रोज ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं कई किसान फसल बर्बाद होने के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों की मौत पर शहर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया है। कहती कुछ है करती कुछ है, और ये तो किसानों का दुरुपयोग किया है। किसान विरोधी जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये क्या भला करेगी। और उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों का भला नहीं कर रही। मुआवजे के नाम पे 2-2 हज़ार 40 एक बीघा ज़मीन है जिसमें किसान की लागत 40-45 हज़ार रुपये आ रही है, और स्टेट गवर्नमेंट और ये लोग जो है 2,000 रुपये किसान को दे रहे हैं। क्या वो 2,000 रुपये से उसकी भरपाई हो पाएगी? तो ये किसान विरोधी जो सरकारें हैं वो कभी भी किसान का भला नहीं कर सकती। ये सारे जो है कैपिटलिस्टों के हाथ में है ये सरकार, और अडानी हुआ या रिलायंस वाले हुए, भारतीय जनता पार्टी को वो लेकर आए, भला उन्हीं का करेगा। देश पे देख लिए जो बिल आ रहा था वो किसान विरोधी है, वो शहर विरोधी थोड़ी है, किसान विरोधी है। तो वो जो है जिसकी किसान की भूमि जाएगी उसको क्या मिलेगा? तो ये तो क्लियर है कि ये जनता के बीच में मैसेज है कि ये किसान विरोधी है। इनका भला तो सिवाय कांग्रेस के किसान का भला और कोई कर ही नहीं सकता इस हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये भला कभी नहीं कर सकते। आपके किसान इनको बहुत बढ़िया जवाब देगा आने वाले समय में, चाहे वो मुलायम सिंह जी अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे वो जो है मोदी जी की सरकार हो, बिल्कुल ऐसा जवाब देगा। किसान भी अब पढ़ा लिखा हो गया, और किसान जब भूखा मरेगा, आत्महत्याएं करेगा, तो इनको जवाब भी बढ़िया देगा। ये कभी जो है इस हिंदुस्तान की गद्दी पे राज नहीं कर पाए। तो ये है कि ये किसानों का ये हाल देखकर मेरे जैसे आदमी के आंसू निकल रहे हैं। चाहे कल बारिश हुई हो, ओला पड़ा हो, 2 रोज पहले पड़ा हो, और लगातार ये हो रही है। पता नहीं
इनके ऊपर जो है ऐसी एक मुसीबत आ गई है, और डबल मुसीबत ये और दिख रही है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा इनको मुआवजा देने की कोशिश कर रही है, यानी जैसे कि बिल्कुल ना के बराबर। अभी तक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के पास नहीं भेजी गई है। अभी तक रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई है। यहाँ पर जिला स्तर के ऊपर युद्ध स्तर पर रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, और शाम को विलियमेट कर दिया, और फिर और रिपोर्ट तैयार, और किसान आस ही आस में मारा जा रहा है। कोई इनका पूछने वाला नहीं है। इनके साथ इतना ज़बरदस्त धोखा किया, चाहे ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आज वो अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और शायद आने वाले वक्त के अंदर ये जो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना बेचारे, आज भी अखबार में पढ़ा कि 13 किसानों की मौत हो गई, कोई अटैक से मारा जा रहा है, कोई वैसे मारा जा रहा है, बर्बाद हो गए। इनका पूरा शादी ब्याह सब इनके रखे रह गए बिल्कुल। अब तो ये सोच रहा है ए भगवान हमारा कुछ भला कर, ताकि जो हमने जो अपनी बहन बेटियों के रिश्ते तय कर दिए हैं, अब ऊपर वाले से हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो साथ इज्जत के साथ जो है इनकी बहन बेटियों की इज्जत जो है, उनकी शादी ब्याह हो जाए, जैसी भी हो जाए। इन सरकारों से कतई किसान को कोई उम्मीद नहीं है कि वो इनकी आधी पर्दी भी भरपाई कर सके, और आने वाले वक्त के अंदर किसान इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसका तब जाके इनको मालूम पड़ेगा कि हमने जिस कास्ट का किसान, जो कि हमारे देश का मेन बिल्कुल इसी के पर भारत की नींव रखी हुई है, आज वो दर दर भटक रहा है, और कोस रहा इन सरकारों को। ताजनगरी में अब हैदराबाद की स्पर्श संस्था समर्पण समिति के साथ मिलकर गरीबों के लिए डायलिसिस सुविधा मुहैया कराएगी। 5 अप्रैल को दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। समर्पण सामाजिक संस्था अब शहर के संपन्न लोगों से सहयोग लेकर किडनी ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क कराएगी। समर्पण स्पर्श चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये कार्य समर्पण समिति के द्वारा 2 वर्ष से किया जा रहा है। इस समय समिति जो है ये अपने ही लेवल से, अपने ही प्रयासों से इसको चला रही थी। अब 2 माह से, फरवरी से हम लोगों ने स्पर्श नेफ्रो कंपनी है हैदराबाद की, इससे टाइप किया है। इनकी 50 ब्रांचें हैं पूरे ओवर इंडिया में। ये टेक्निकली साउंड है ये लोग, और इसी के एक्सपर्ट हैं। ये कंपनी जो है, जो रेट हम अपने चार्ज कर रहे थे 800 रुपया, उसी 800 रुपये में ये लोग करने को तैयार हैं। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद से रखी है कि जो हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो बिगत आप लोगों के सहयोग के असंभव है। हमारा मेन उद्देश्य है कि आगरा शहर और अपितु उसके आसपास का एरिया में जो किडनी के मरीज हैं, हम उनको उच्च स्तरीय की डायलिसिस की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, और इतने कम मूल्य में करना चाहते हैं कि ताकि उनको परेशानी न हो। गर्मी से राहत मिलते ही पर्यटकों के कदम खुद ब खुद ताज की ओर चल पड़े, जिसके बाद ताज परिसर में पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इसके बाद शनिवार के दिन ताजमहल पर्यटकों की भीड़ से खचाखच भरा दिखाई दिया। तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ताजमहल परिसर में फैली अव्यवस्थाएं भी पर्यटकों के लिए मुसीबत का कारण बनी। इसी बीच एक बार फिर लपके और हॉकर्स सक्रिय दिखाई दिए। गर्मी जहां कई दिनों से अपना तेवर दिखा रही थी, तो वहीं बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। शनिवार को मौसम काफी खुशनुमा रहा, जिसके बाद ताज दीदार को आने वाले सैलानियों की संख्या में मिनट दर मिनट बढ़ोतरी होती गई। ताज परिसर में पर्यटकों का हुजूम लग गया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ताज सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पर्यटकों की इतनी अधिक संख्या थी कि उन्हें काबू पाना मुश्किल भरा था। इन्हीं सब के बीच एक बार फिर हॉकर और लपके सक्रिय होते नजर आए, जो कई बार ताज परिसर से हटाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से ये पर्यटकों को बरगलाते दिखे। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अभी तक इन हॉकर्स और लपकों पर काबू पाने में असमर्थ है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ताज परिसर में पर्यटकों की लंबी लंबी कतार नजर आई। तो वहीं एक बार फिर से VIP एंट्री के नाम से पर्यटकों से हजारों रुपए की ठगी भी की गई। शनिवार के दिन करीब 60,000 सैलानियों ने ताज का दीदार किया, जिनमें से करीब 2,700 सैलानी विदेशी थे।
इस बार की गर्मी के शुरुआती दौर में पर्यटकों की ये सबसे अधिक संख्या है जिसने ताजमहल का दीदार किया। ताज दीदार को आने वाले सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए विभाग ने अब बुकिंग एरिया को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बुकिंग एरिया में इतनी जगह नहीं थी कि एक बार में 50 से अधिक सैलानी लाइन में लगकर टिकट ले सके, जिसके बाद विभाग ने इस एरिया को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ताजमहल जिसके दीदार के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं, तो वहीं सैलानियों को ताज के दीदार के साथ साथ काफी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से एक था बुकिंग काउंटर के पास खड़े होने की जगह की समस्या। पर्यटकों की बढ़ती तादाद और बुकिंग के दौरान पर्यटकों को होने वाली असुविधा के चलते विभाग ने अब बुकिंग एरिया को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जहां पहले बुकिंग एरिया में एक बार में 50 या 100 सैलानी से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते थे और यदि लाइन में लग जाते तो बुकिंग एरिया से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाते थे। इसके बाद आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी होती थी। तो वहीं विभाग ने अब बुकिंग एरिया के वृद्धिकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुराने लॉन को हटा विभाग अब वहां पक्का फर्श करवा रहा है ताकि आने वाले समय में पर्यटकों को बुकिंग काउंटर पर असुविधा का भाव न झेलना पड़े। मुगलिया इतिहास और परंपरा को बयान करती घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ियों को आधिकारिक निरीक्षण के बाद ताज परिसर में दोबारा चलाने की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही ताज परिसर में चलने वाली ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी को बेहतर और सुंदर रूप देने के भी आदेश दिए गए। मंडलायुक्त और एडीएम सदर ने ताज परिसर में चल रहे तांगों का भी निरीक्षण किया। वहीं जहां तांगे पिछले 15 दिनों से बंद थे उन्हें शुरू करवा दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि तांगों को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि तांगे मुगलिया परंपरा का एक प्रतीक है। साथ ही मंडलायुक्त ने सभी तांगा चालकों को निर्देश दिए कि ये एक पर्यटन स्थल है, वहीं यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा भी हमारा है, इसलिए तांगों से होने वाली गंदगी पर खास ध्यान दिया जाए। साथ ही एडीएम सदर ने आदेश दिए कि पुरानी जर्जर हालत के तांगों की मरम्मत करवाई जाए। साथ ही तांगों को सजाया भी जाए ताकि मुगलिया परंपरा के तांगे पर्यटकों को और अधिक लुभाने का काम करें। वो इन टांगों में बैठ कर उन्होंने थोड़ी सी राइड की थी शिल्पग्राम से और अमर विलास होटल तक, वो चाय पीने के लिए गए थे। तो उन्होंने बोला कि कल ताज की मीटिंग है, कल सुबह कम से कम 10 तांगे हम मंगाएंगे, तो ये साफ़ सुथरे तांग होने चाहिए, उसी टाइम आपको ऑर्डर दे जाएंगे। तो अभी उन्होंने कोई हम कन्फर्म नहीं किया, अभी हम जाएंगे शिल्पग्राम, तब पता लगे तब ताज की में जाएंगे ना। आधिकारिक निर्देशों के बाद अब हो सकता है कि आने वाले समय में पर्यटकों को तांगे की सवारी और अधिक लुभाए। साथ ही पर्यटकों को उनका एक नया रूप भी देखने को मिलेगा। बस अब देखना यह है कि इन आदेशों का पालन तांगा चालक कब तक कर पाते हैं। संस्थान के शहर को स्वच्छ पेयजल देने के दावे उस समय खोखले नजर आए जब कमला नगर के निवासी काफी दिनों से गंदा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर थे। इसी समस्या को लेकर शनिवार को इनका गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने जल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कहने को तो कमला नगर शहर की पॉश कॉलोनियों में शुमार है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ परे ही है। ये कमला नगर के जनता क्वार्टर के ही निवासी हैं। इनका कहना है कि जल निगम की उदासीनता के चलते इन्हें गंदे पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गंदा और बदबूदार है, जिसे खाने में क्या अपने नहाने और कपड़े धोने तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पहले हम पानी पीने के लिए खरीदते थे, पर अब घर के और कामों के लिए भी खरीदना पड़ रहा है। कई बार जल संस्थान में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस जल संस्थान कागजों में ही सब कुछ सही होने के दावे करता रहता है, जबकि हकीकत इससे कहीं जुदा है। दिक्कत क्या है, पानी इतना गंदा आ रहा है, कितनी बार कह चुके, न्यूज निकाल चुके, कोई मतलब इसका कोई असर नहीं है। मतलब चाहे बीमार हो, चाहे कोई मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये पानी की कोई समस्या हल अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो बहुत आवाज़ इसकी लंबी चौड़ी उठेगी और फिर क्या तोड़फोड़ होएगी, बाईपास को बंद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कमला नगर को वैसे पॉश कॉलोनी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे घर घर में हर एक बंदा परेशान है। पीने का पानी तो लेना ही लेना पड़ता है, नहाने के लिए पानी लेना पड़ता है, ना ही कोई सुनवाई है। बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं। गटर का बहुत गंदा पानी है, शरीर में खुजली हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, इसलिए लेना पड़ रहा है पानी। ये कमला नगर पॉश कॉलोनी है और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, यहाँ पे पानी की जो समस्या है, जो नाले के पास पाइपलाइन तोड़ के पाइप लगा दिए गए हैं, जिससे इतना गंदा पानी आ रहा है, ना उससे नहा सकते हैं, मुंह धो नहीं धो सकते, खुजली हो रही है। बिल्कुल लिखित एप्लीकेशन दे दी गई है। ये हाल कमला नगर क्षेत्र का ही नहीं, अमूमन शहर के ज्यादातर इलाकों का भी है। अब देखना ये होगा कि जल संस्थान कागजों से निकलकर कब जमीनी धरातल पर अपनी व्यवस्थाएं सुचारू कर पाएगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।